कुछ दिन पहले की बात है कि एक फिल्म ईद पे रिलीज हुई, बल्कि एक नहीं 3-4 फिल्में रिलीज हुई। बहुत मुझे भी कहा गया कि डॉक्टर साहब आप उनका रिव्यू क्यों नहीं करते और ये कामयाब होंगी या नहीं कामयाब होगी। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह माह रमजान में बासी पकौड़े और खट्टे आलू जो कि खराब हुए होते हैं उनके समोसे और इंतहाई सूखी हुई 2 नंबर पिछले साल की कीड़ों से भरी हुई खजूरें इफ्तारी पे यूं हाथों हाथ बिक जाती हैं, क्योंकि मौसम ही खजूरें समोसों और पकौड़ों का होता है। उसी तरह ईद उल फितर की 3-4-5 छुट्टियों के अंदर फिल्म कितनी ही बुरी, घटिया और गैर मयारी क्यों ना हो, चल जाती है, इसलिए कि एक चॉइसलेस कौम के पास और है क्या एंटरटेनमेंट के नाम पे, आप मुझे बताइए। इस और ये भी तो गौर कीजिए कि अगर इन 4 दिनों में एक फैमिली सिनेमा जाके 2-2.5 घंटे ना गुजारे, पॉपकॉर्न ना खाए, बच्चों को ना लेके जाए, तो और क्या करे। हमारे पास कितने वेन्यूज हैं एंटरटेन होने के, खुश होने के, तफरीह के। तो आप बातें आप करते हैं, हमारे घर गेस्ट आ गए, हमारे यहाँ जिससे पूछो हमारे यहाँ मेहमान बहुत आए, मेहमान बहुत आए। अगर तुम सारे ही मेजबान हो तो फिर दसो मेहमान कौन है, या अगर सारे तुम मेहमान हो तो यह दसो मेजबान कौन है। ये बकवास हम सब सुनते हैं। वो टेलीविजन के ऊपर शो रिकॉर्ड हो रहा होता है 22वें रोजे को, और जो बातें हैं पूरा ड्रामा चल रहा था। ये बताएं ईद के दिन आपने क्या किया, सुबह उठ के ईदी दी, वो मोया था। ये ड्रामा अब हम सब लोग पहचान चुके हैं, उसे छोड़ दीजिए। मैं कहीं ईद के दिन जा रहा था, ईद के दिन कहीं जा रहा था, तो रेडियो पे कोई अपने आरजेस लगे होते हैं। ये बताइए क्या हुआ, बहुत सारे मेहमान थे, उनकी खातिर तवाज़ो की। ਜਿਹੜੇ बहुत सारे मेहमानों की खातिर तवाज़ो ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ 3 ਘੰਟੇ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲਾਂ। बाहर तौर ये मसनूई पन, ये तसन्नो, ये आर्टिफिशियल बातें, ये ड्रामाबाजी अब हमारी कौमी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है। हम बात कर रहे थे ईद पे रिलीज होने वाली फिल्मों से। मैंने उनके मुतालिक उनके ट्रेलर्स देख के एक राय कायम की थी और ये सोचा था कि मैं अपने आप को इस अजाब में मुब्तला नहीं करूंगा। मगर फिर मेरे एक दोस्त हैं जो बहुत मशहूर अदाकार हैं, उनका नाम है सलीम शेख साहब। उनके बारे में मैंने एक प्रोग्राम में भी कहा था कि अजीब बात है, कराची में फिल्म बने तो बड़े शेख साहब के बगैर मुकम्मल नहीं। मेरा इशारा जावेद शेख साहब की तरफ है। और लाहौर में फिल्म बनी और पंजाबी की फिल्म बनी है तो छोटे शेख साहब उसमें जलवागर हैं। उन्होंने बड़ी मेहरबानी से मुझे कहा कि हम एक स्पेशल शो कर रहे हैं फिल्म बुल्ला का, आप आके देखिए और बताइए कि आपको कैसी लगी। उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे बुलाया और मैं इस वजह से वहां गया कि उन्होंने मोहब्बत से बुलाया, मेरा इनकार करना बनता नहीं था। तो फिर मैंने ईद के कुछ रोज बाद जाके बुल्ला देखी और आज आपके सामने उसका रिव्यू सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि मैं ईमानदारी से ये रिव्यू देना चाहता था। फिल्म को देखे बगैर मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता था। खातिन हज़रात, सबसे पहले फिल्म की अच्छी बातों का जिक्र कर लेते हैं क्योंकि वो मुख्तसर है, और अगर उसकी बुराइयों का जिक्र करूंगा तो उसके लिए एक नहीं कुछ 10-12 वीलॉग चाहिए, इतनी बुराइयां हैं। मगर सबसे पहले ये बताऊं, इस फिल्म में एक बात बहुत अच्छी है और वो है इसकी टेक्निकल सुपीरियॉरिटी, इसके फाइट सीक्वेंसेस, इसकी फोटोग्राफी, इसकी कोरियोग्राफी, इसकी किसी हद तक वार्डरोब की सिलेक्शन, ये सब इसमें बहुत अच्छे हैं। कहीं भी आपको एक फ्रेम आउट ऑफ फोकस नहीं मिलता। बेनथा क्रिस्प है पूरी फिल्म, विजुअली एक अच्छी फिल्म है क्योंकि हर चीज बेहतर कैमरों पे बनी हुई है, बेहतर पोस्ट प्रोडक्शन का इसको एक एडवांटेज मिला है। फाइट क्योंकि इसमें बहुत है, क्योंकि बेनथा वायलेंस है, बहुत गोर है, बहुत ब्लड है, बहुत कत्ल आम है, वो सब चीजें बहुत बेहतर, क्विक पेस्ट, वेल एडिटेड, इंतहाई अच्छी स्पीड के अंदर, ऑलमोस्ट लाइक अ वेल कोरियोग्राफ्ड डांस सीक्वेंस के लगती हैं। जहां तक इसकी कोरियोग्राफी का ताल्लुक है वो भी खासी अच्छी है। और एक बात की मुझे बड़ी खुशी है, शायद आप लोगों ने नोट ना किया हो या आपको पता ना हो, और इस बात का जिक्र भी कम हुआ है। इस फिल्म के एक पंजाबी गीत के लिए जिस आवाज को चुना गया है वो पता है कौन सी है? नहीं 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 नहीं, वो मेरी पसंदीदा पंजाबी गुलकारा है नसीबो लाल। नहीं ना पता था आपको कि नसीबो लाल ने बुल्ला के लिए गाना गाया है, एक डांस सॉन्ग गाया है, नैन मेरे कजरारे, और इसे कंपोज किया है हमारे दोस्त साजिद हुसैन छक्कू ने। और ये मेरे ख्याल में आजकल की फिल्मों में एक बेहतर गाना है। ये शायद मैं अगर ये कहूँ कि उस फिल्म का सबसे बेहतर गाना यही है तो मैं गलत नहीं होऊंगा। आइए थोड़ी सी इस फिल्म की खामियों का जिक्र करें। इस फिल्म की कहानी
को कहानी कहना कहानी के मुंह पे एक थप्पड़ है। उन कागजों पे जिस पे जो भी इस कहानी का लिखा गया था स्ट्रक्चर, उन्हें भी एक स्क्रिप्ट कहना स्क्रिप्ट के नाम पे एक गाली है। न जाने कौन लोग हैं जो अपनी एक कहानी को बार बार रीहैश करके, रिसाइकल करके फिर से बेच देते हैं प्रोड्यूसर्स को। और वो कौन बेवकूफ प्रोड्यूसर्स हैं जो 21वीं सदी के अंदर इस कदर फरसूदा फिल्मी कहानी लिखने वालों के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि हमें ये कहानी लिख कर दो। ख्वातीन हज़रात, कहानी वही है जो अहमद नदीम कासमी साहब ने अपने अफसाने में 1947 में लिखी थी। उसका नाम था गंडासा। कहानी वही है जिस पे फिल्म वैशी जट बनी थी। कहानी वही है जिस पे सुल्तान राही साहब की मौला जट बनी थी। कहानी वही है जिस पे 352 फिल्में, 352, बिल्कुल 352 फिल्में सुल्तान राही साहब ने की थी। कहानी वही है कि जिसमें तकरीबन 400 फिल्में शान इससे पहले कर चुके हैं। कहानी उसी विजिलांटे हीरो की है जो हर मजलूम की मदद के लिए आन पहुंचता है। वो इस मुल्क की इंतजामिया, इस मुल्क की हुक्मरानी, इस मुल्क की पुलिस, इस मुल्क की अदालत, इस मुल्क की और तमाम फोर्सेस और एजेंसियों को किसी खातिर नहीं लाता। वो अपना मुंतकिम आप है, वो आपका मुंसिफ आप है, वो अपनी जात में पूरी पुलिस है, एनसीसीआईए भी है, एफआईए भी है, सीआईए भी है और बाकी जितनी चीजें हैं। वो आके मुश्किल में फंसी हुई लड़की का भी हाथ थाम के उसको घोड़े पे बिठा के ले जाता है। गुंडों में घिरे हुए किसी मासूम इंसान का, किसी बूढ़े वालिदैन का भी मसीहा वही है। और आज बुल्ला में शान का जो प्रोटैगनिस्ट किरदार है वो भी वही है। सिर्फ फर्क कितना है कि इस दफा लाचा और कुर्ता नहीं है, बहुत सारी बड़ी विग नहीं है, गंडासा नहीं है। इस दफा जॉन विक के किरदार पे पूरा स्टाइल किया हुआ एक पेंट कमीज के अंदर, पतली सी टाई के अंदर बुल्ला है। जैसे मैंने अर्ज किया कि ये किरदार मुकम्मल तौर पे कियानो रीव्स के अदा किए हुए एक और पोर्ट्रेल के ऊपर है जिसको हम कहते हैं जॉन विक। जॉन विक एक कॉमिक्स का कैरेक्टर था जो कि फिर हॉलीवुड की फिल्मों में फिल्माया गया। और ये एक दफा नहीं, ये कोई तकरीबन अब तक 5 दफा मुख्तलिफ नामों के साथ आपके सामने आ चुका है और इसके ऊपर भी बेइंतहा ज्यादा एतराज किया जाता है। ऐसे तमाम किरदार बुनियादी तौर पे विजिलांटे हीरोज कहलाते हैं जो कि अपनी अदालत खुद होते हैं, मजलूमों का किसी ना किसी तरह ख्याल करते हैं और मुआशरे में पाई जाने वाली नाइंसाफियों के तदारुक के लिए इस्तेमाल होते हैं, मगर इनके लिए कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी एग्जिस्ट नहीं करती। मैंने शान को एक बार फिर मौला जट की बजाय, मौला की बजाय बुल्ला के नाम से यही काम करते देखा है। न जाने ये किरदार किस किस्म का होता है, उसको कैसे खबर होती है, वो किसी भी जगह पे कैसे पहुंच जाता है। एक जगह एक लड़की है जो रावी के किनारे दरिया में बहती हुई आई है, बाहर निकलते ही उसको होंडों का सामना है, उनमें वो घिर गई है, उसकी इज्जत को खतरा है। अब उस दूर उफ्तादा जंगल में एकदम से, इससे पहले कि लड़की के कपड़ों तक उन गुंडों का हाथ पहुंचे, शान का हाथ पहुंच जाता है जो उसको उनसे बचा के, उनको मार मूर के अपने घर ले जाता है। पता नहीं कैसे लोग होते हैं जो इस तरह पहुंच जाते हैं। फिर एक और सीन के अंदर अंदरून शहर के अंदर एक मियाँ बीवी जो खासे ज़ईफ हैं और जिनकी बहू और बेटे को कत्ल कर दिया गया है, वो गाड़ी में बैठे हुए हैं अपनी यतीम पोती के साथ और वहां पे एक विलन जो कि शाहू के नाम से है वो आते हैं और वो उनको डज 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 गोलियां मार देते हैं। सारे शहर के दरमियान जो कि अंदरून शहर का एक क्वाड्रेंगल है, हर खिड़की बंद होती है, लोग डर के छुप जाते हैं। एन उस वक्त शान नमूदार हो जाते हैं एज बुल्ला और फिर तमाम लोग उनको देख के बाहर आ जाते हैं, एक मजमा जमा हो जाता है। कत्ल की हुई दोनों लाशें गाड़ी में पड़ी हैं, जो पोती है उसको निकाल दिया जाता है इसलिए कि विलन उस गाड़ी को तेल डाल के आग लगाने लगा था। ये सब लोग मौजूद होते हैं, हर चीज हो जाती है। मजाल है कि शान जकड़ के पकड़ के कातिल को पुलिस के हवाले करे नहीं, या 1122 पे कोई फोन कर दे या 15 पे कोई फोन कर दे। वो जो पूरा मजमा था एक्स्ट्रास का, ना उनके पास मोबाइल फोन था, ना उनके घर में कोई फोन था, ना उनको ये पता था कि आप इमरजेंसी में पुलिस को किस नंबर पे कॉल कर सकते हैं ताकि कातिलों को रंगे हाथों पकड़ा जाए।
یہ عقل سے ماورا فلمیں 21ویں صدی میں نہیں چل سکتی. ایسی ایسی غلطیاں ہیں فاش اس میں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. کہ ہوتی کنٹینیوٹی. ایک لڑکی ہے جو کہ مشرقی پنجاب سے بہتی بہاتی کسی باڑ کے اندر لاہور آ گئی ہے. کیچڑ سے اس کو لت پت ہونا چاہیے, کپڑے اس کے پھٹے ہونے چاہیے, پانی اس کے ہر جگہ نکلنا چاہیے, مگر بھائی کمال گلابوں نے جو لال رنگ کی ساٹن کی شلوار پٹیالہ سٹائل کی پہنی ہوئی ہے, نہ اس پہ شکن ہے, نہ اس پہ پانی ہے, نہ اس پہ کیچڑ کا ایک نشان ہے. نہ جانے کتنی ہی ایسی غلطیاں ہیں. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں, خدا را آج کے دور میں یہ ہضم بھی نہیں ہو سکتا. اگر اس دور میں بلا ہوتا تو وہ یقیناً سی سی ڈی کو مطلوب ہوتا, اور پھر جو سی سی ڈی کو مطلوب ہوتے ہیں وہ بڑی جلدی پکڑے جاتے ہیں, اور یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ان کو شناخت کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو انہی کے ساتھیوں نے انہیں رہا کروانے کے لیے حملہ کر دیا, اور اس حملے میں کسی کو خراش نہیں آئی. ہاں مگر گولیوں سے بلا مبینہ مقابلے میں مارا گیا یا ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا. 21ویں صدی میں ہماری سوسائٹی ایسی ہو گئی ہے کہ یہ اب 1980 میں بننے والی مولا جٹ ہضم نہیں ہو سکتی. مکالموں پہ لوگوں کو بے انتہا فخر ہے کہ ہم نے کیسے کیسے مقابلے لکھے ہیں. اوس دور دا بلا او سی, ایس دور دا بلا اے وے. کیا مطلب اس بات کا؟ مطلب اس دور میں بابا بلے شاہ جو ایک بے انتہا نفیس طبیعت رکھتے تھے اور اپنے مرشد کے عشق میں گرفتار تھے, قافیاں لکھتے تھے اور دنیا کی بہترین صوفی شاعری کرتے تھے اور عالمی بھائی چارے کا درس دیتے تھے, اس دور میں کیا وہ گولیاں مارتے پھرتے تھے, گاٹے اتارتے پھرتے تھے, یا لڑکیوں کی مدد کرتے پھرتے تھے جو ہونڈوں میں گھری ہوتی تھی, یا قاتلوں کو آرام سے جانے دیتے تھے ایک ٹھٹ لگا کے بہت سارے یہاں پہ تماشائیوں کا اور تماش بینوں کا؟ خدا کا واسطہ ہے, یہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دہشت فقیرہ دی تے فلانی فقیرہ دی تے لعنت بھی فقیرہ تھے. جس وقت اس کے 4 مسخرے شان کے ہاتھوں یا بلا کے ہاتھوں مضروب ہو جاتے ہیں, جنی جلدی فقیرہ دی پھوک نکلی ہے, اس پہ میرا یہ مقابلہ ہونا چاہیے. پھوک فقیرہ دی تے نکلی انج جویں غبارے وچوں ہوا فوش کر کے. یہ ہے کردار. آپ کا کہیں اسکرین پلے آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ یہ کون لوگ ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, ان کے موٹیوز کیا ہیں, ان کرداروں کی ایولیوشن کیا ہے, اوریجن کیا ہے, لاجک کیا ہے. اٹ از کمپلیٹلی مسنگ اوور دیئر. فلم بہت چھوٹی ہے, بہت جلدی میں اس کو نمائش کے لیے پیش کر دیا گیا. اس فلم کے اوپر بھی 2 مہینے پوسٹ کا کام ہونا چاہیے تھا اور اسے بڑی عید پہ پیش کیا جانا تھا. جہاں تک اس کے ویلنز کا تعلق ہے, ان میں ایک عدنان بٹ ہیں جنہوں نے اپنا کردار بہت اچھا, اور میرے خیال میں ہی از اے گڈ ایڈیشن ٹو دا فلم. اسی فلم کے جو ایک ویلن ہیں سلیم شیخ صاحب, انہوں نے بخشی کا کردار بہت اچھا ادا کیا ہے. ان کے اندر ایک خاص مہارت اور ایک پختگی ہے جو نظر آتی ہے, اور اس کے علاوہ انہوں نے جو وارڈروب اس فلم کے لیے پہنا ہے وہ بے انتہا بہتر اور ویل سلیکٹڈ ہے, اور ہمارے ٹپیکل ویلنز والا نہیں ہے. فلم کے جو ہیرو ہیں, میں شان چونکہ میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں, میرے دل میں ان کا بہت احترام ہے, اور ہمارے ملک کے ایک بہت آئیکونک سٹار ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کو تو ہالی ووڈ میں بھی ہونا چاہیے تھا, اس لیے کہ وہ وہاں اچھا مقابلہ کر سکتے تھے بہترین ہالی ووڈ ایکشن ہیروز کا. شان صرف آپ کو 2 پیسز آف ایڈوائس دینا ہے جو آپ شاید بالکل نہ لیں گے, کوئی ایسی بات نہیں. میں کون سے آپ سے ایڈوائس کے پیسے لے رہا ہوں, میں بھی خلوص کے مارے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, شان پلیز ویٹ یور اسکرپٹس بفور یو سائن اے کانٹریکٹ. اپنے اسکرپٹ کو پہلے پڑھیں, دیکھیں کہ آپ کا کردار وہی تو نہیں جو 756 فلموں میں آپ نے ادا کیا. خدا کے لیے I think it is high time that you start selecting and rejecting scripts because of their strength and integrity and their novelty factor. اور دوسری بات میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, ایک دفعہ فلم بننے کے بعد ریلیز سے پہلے اپنی پوری فلم دیکھا کریں. آپ ایک فلم میکر ہیں, آپ ایک ڈائریکٹر ہیں, آپ ایک بہت بڑے ڈائریکٹر کے بیٹے ہیں, آپ کو سینس ہوگی کہ آپ کے ڈائریکٹر نے اس فلم میں کیا کمیاں چھوڑی ہیں. اینڈ آئی تھنک اٹ از یور پریروگیٹو کہ آپ ان کو سجیسٹ کریں کہ اس کو دوبارہ تھوڑا سا ری شوٹ کر کے اس سے ایک بہتر پیکجڈ پروڈکٹ بنائیں. آپ لوگ دیکھتے ہیں اپنی فلم صرف ڈبنگ کے اندر, ڈبنگ ہال کے اندر, جہاں پہ آپ کچھ سینز ہوتے ہیں آپ کے, ان میں آپ کی آواز ڈب کی جاتی ہے. دا فنشڈ اینڈ پروڈکٹ
has to be reviewed by people like you, Shan, before it comes to us, the public, so that we don't really have to go through this pain of seeing it, watching it, and then reviewing it like this. आखिर में एक और बात आपको कहनी है, इस फिल्म की हीरोइन, उनका नाम है मोनालिसा, और मोनालिसा अब नाम बदलने में माहिर है। इनका नाम पहले कुछ और था, फिर सोफिया लोरेन हो गई। ना जाने क्यों हो गई सोफिया लोरेन। Why should you name yourself on an Italian actress of her status and then prove that you are not even close to her? उसके बाद ये मोना लीजा हो गई है। खुदा की कसम, अगर आज के दौर में लियोनार्डो डाविंची होते तो अपने ही पेंट ब्रश को अपने पेट में भौंक के जान दे देते कि या अल्लाह, मेरी मोनालिसा के ऊपर ये चेहरे अपना नाम मोनालिसा रख रहे हैं। बीबी मोनालिसा, मुझे नहीं पता कि आपको ये किसी ने क्यों नहीं बताया कि दिस अमाउंट ऑफ डर्मल फिलर्स, दिस अमाउंट ऑफ लिप प्लम्पिंग एंड दिस अमाउंट ऑफ बोटॉक्स इंजेक्शंस ruins an एक्ट्रेस, क्योंकि उससे वो तमाम इस्तात छीन ली जाती है इन इंजेक्शंस के जरिए, जिससे वो एक्सप्रेशन दे सकती है, जिससे उसके फेशियल मसल्स हिल सकते हैं, जिससे उसकी फेशियल लाइंस बता सकती हैं कि वो कर्ब में है, वो खुशी में है, वो दुख में है, वो परेशानी में है। पता ही नहीं चलता। आप एक प्लास्टर्ड फेस हैं, टोटली प्लास्टर्ड फेस हैं पूरी फिल्म के अंदर। आप शान से मोहब्बत में गिरफ्तार हो रही हैं, जो कि आप पूरे 3 सेकंड में हो गई। एक मुलाकात और साथ ही मोहब्बत का गीत, इंतहाई चाहत के पोज, शादी, वो तक हो गई अगले 2.5 मिनट में। कमाल है, इस स्पीड पे फिल्म चलती है। वहां भी पता नहीं चलता कि आपको इस आदमी से मोहब्बत है। जहां आपको कोई बहुत बड़ी एजेंसी अंडर कवर सीक्रेट एजेंट बनने का हुक्म दे रही है, वहां आपके चेहरे पर कोई मुस्तादी नजर नहीं आती। जहां आप फाइट कर रही हैं, वहां भी आप सपाट चेहरे के साथ। जहां पे आप एक बहुत सेडक्टिव गाना अपने ऊपर पिक्चराइज करा रही हैं, वहां भी वही बात है। इसलिए कि अब आपके फेशियल मसल्स हिलने के काबिल ही नहीं है। बोटुलिनम टॉक्सिन ने उनको पैरालाइज कर दिया है। थोड़ी देर बाद नरम होने देती तो शायद आप एक्सप्रेशन दे सकती। उनका जो पाउट है वो इस कदर ज्यादा प्रोमिनेंट है, मैं बातें नहीं बनाना चाहता, लेकिन आपको ये बात बताऊं, जब आप लेते हैं एक क्लोजअप, और क्लोजअप भी 70 mm की स्क्रीन, जब 35 mm की स्क्रीन के ऊपर, तो आपके छोटे लिप्स भी खासे बड़े लगते हैं उस क्लोजअप में। मगर यहाँ तो करके हर दफा यही है। बुरा ना मानिए, मैं ये नकल सिर्फ इसलिए उतारी है कि इतने मोटे मोटे होंठ और फिर उनकी नाक जो कि प्लास्टिक सर्जरी करवा चुकी है, वो सब मिलके एक अजीबो गरीब मंजर पेश करती है, जिसका कोई ताल्लुक मोनालिसा या उसकी मुस्कुराहट से नहीं है। यहाँ मैं एक बात मोनालिसा के बारे में आपको बता दूं, मोनालिसा किसी हसीन औरत की तस्वीर नहीं है। अब ये साबित हो चुका है कि मोनालिसा के लिए मॉडलिंग तो की थी एक अतालवी या फ्लोरेंस के ताजिर की एक बीवी ने, मगर असल में मोनालिसा कौन है? असल में मोनालिसा मेरी तहकीक और मेरे नजरिए के मुताबिक इज लियोनार्डो डा विंची, द पेंटर ऑफ मोनालिसा हिमसेल्फ इन ड्रैग। इनको मेरे जुमले का मतलब नहीं समझ आया, उनके लिए मैं आसानी से बता दूं। लियोनार्डो डा विंची ने मोनालिसा की शक्ल में खुद को पेंट किया है। इट्स अ सेल्फ पोर्ट्रेट इन ड्रैग। इन ड्रैग का मतलब ये है कि वो अपने आप को एक खातून के रूप में देखना चाहते थे, या जो आप कहते हैं कि फिरका करके लियोनार्डो डा विंची ने अपनी पोर्ट्रेट बनाई है, जिसको देख के एक आलम परेशान है उसकी तारीफों में, उसकी तारीखी अहमियत में, उसके फनी खवास में सब लोग रत्बुल लिसान हैं। और जो मोनालिसा की स्माइल कही जाती है कि मोनालिसा की स्माइल ऐसी है, स्माइल ऐसी है, द स्माइल ऑफ मोनालिसा इज नॉट अ स्माइल, इट इज अ स्मर्क। आप लोग चाहें तो जाके अपनी डिक्शनरी में स्माइल और स्मर्क, SMIRK का फर्क और माने देख लें, आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूं। इट इज लियोनार्डो डा विंची smirking at all of you who think this is a very beautiful portrait of a noble lady of either Florence or some other part of Italy. It is not. It is Leonardo himself actually living out his own dream, his hidden desires, because, like many other artists, Leonardo was a very flamboyant homosexual, and I think he derives a lot of his potential from that particular sexuality. मेरे ख्याल में आज के वीलॉग के लिए
میں نے آپ کے حساس دل و ذہن کے اوپر بہت سے حملے کر لیے ہیں. باقی چیزوں کے متعلق تو مجھے آپ کی حساسیت پتہ نہیں ہے، مگر جن چیزوں کے بارے میں آپ کو حساس ہونا چاہیے وہاں پہ آپ انتہائی کھردرے، انتہائی سخت، بے درد اور بے دل دکھائی دیتے ہیں. خدا کرے کہ میرے معاشرے کے اندر وہ اخلاقیات پیدا ہوں، وہ حس پیدا ہو کہ جو آپ کو ایک بہتر انسان اور ایک بہتر انسانی معاشرہ بنائے. باقی آخر میں خوشخبری یہ ہے کہ ہماری تمام فلمیں خاصے کروڑ کما چکی ہیں، جن میں سے ایک آدھ فلم کے بارے میں تو مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ بہت آگے ہے، مگر عید کے 5-6 دنوں تک بھی بلا بھی تقریباً 12 کروڑ روپے کما چکی ہے. تو ہم نے جو سیڈ منی دی ہے پنجاب گورنمنٹ نے اپنے فلم میکرز کو 3 کروڑ، اس کے اوپر بہت زیادہ نفع آنے والا ہے. مگر خدا را اچھی کہانیاں لکھوائیں، خدا را ہمیں اب مولا سے اور نوری سے اور بلا سے نجات دلائیں. خدا کے لیے ہماری جو حالت ہے اس قوم کی، اس کا مذاق نہ اڑائیں. ہمیں یہ بتا کے کہ ہماری زندگیوں میں بلا نہیں آ سکتا، صرف فلموں میں آ سکتا ہے. سمجھ گئے نا آپ میری بات؟ بہت مہربانی.